नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में इस वीडियो के माध्यम से एसएससी जीडी के जो भी जीके जीएस के टॉप 20 प्रश्न बनते हैं उसमें हम 20 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। पूरा वीडियो एकदम ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इसको स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। आप इस 20 प्रश्न से आप 100 प्रश्न सीख सकते हो आसानी के साथ। तो पहला प्रश्न है, 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा जी शंकर कुरूप। तो जी शंकर कुरूप को इनके जो एक संकलन था इनका ओडक्कुझल, जिसको कहा जाता है द बैम्बू फ्लूट के नाम से जाना जाता है, उनके इस संकलन के लिए जो कि मलयालम भाषा में लिखा गया था, इनको जो है उसके लिए 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से आपको इतना चीज़ें याद रखना है। पहली बार 1965 में दिया गया था। किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। प्रथम व्यक्ति कौन है? जी शंकर कुरूप है। अगला प्रश्न है, जीडीपी को सांकेतिक जीडीपी और दो अलग तरीकों से व्यक्त किया जाता है। तो जीडीपी को सांकेतिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी दो अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जाता है। वास्तविक जीडीपी जो होती है वो किसी आधार वर्ष को मानक मान करके और दिए गए वर्ष में तुलना की जाती है। ठीक है, तो आधार वर्ष का मतलब जैसे हम 2010 को आधार वर्ष मान लें और 2024 को दिया गया वर्ष मान लें, तो इन दोनों का दो तुलना होगा कि 2010 में भारत की जीडीपी ग्रोथ क्या थी और वर्तमान में क्या है। तो ये जो जीडीपी की तुलना होती है वो वास्तविक जीडीपी होती है। और सांकेतिक जीडीपी जो होती है वह जो है आर्थिक आधार पर जो मौजूदा कीमतें होती है, तो आर्थिक उत्पादन का आकलन किया जाता है जिसमें मौजूदा कीमतें शामिल होती हैं, उसको कहा जाता है सांकेतिक जीडीपी। ठीक है, तो मौजूदा कीमतों पर जब तुलना होती है तो सांकेतिक जीडीपी और आधार वर्ष को मानकर किया जाता है तो वास्तविक जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, जी का मतलब क्या है? जी का मतलब ग्रास है, डी का मतलब क्या है? डोमेस्टिक है, पी का मतलब क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपको अलग अलग इनका अर्थ पता होना चाहिए, इनका मीनिंग पता होना चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सूर्य प्रदीप्त वस्तु है। अगला ऑप्शन है, एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण है। एक लकड़ी का बक्सा एक दीप्त वस्तु का उदाहरण है। अस्पष्ट कांच से बनी एक खाली बोतल एक पारभासी वस्तु का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। तो भैया फ्राइंग पैन जो है इसके जो है सही जवाब हो जाएगा, ये अपारदर्शी होती है। पारदर्शी और अपारदर्शी, पारदर्शी मतलब जिसके आर पार दिखे उसको पारदर्शी कहा जाएगा और जिसके आर पार ना दिखे उसको अपारदर्शी कहा जाएगा। दीप्त वस्तु किसे कहा जाता है? जो प्रकाश केवल दीप्त वस्तुओं द्वारा उत्पन्न और उत्सर्जित होता है और इसलिए ऐसी वस्तुओं का कारण हम देख पाते हैं, जैसे सूर्य जो है हमारा दीप्त वस्तु है। ठीक है, तो जो अपने ही प्रकाश से चमकते हैं उनको दीप्त वस्तु कहा जाता है। जो दूसरे की वस्तु से, जो दूसरे की मदद से चमकते हैं उनको प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। पारदर्शी वस्तु मैंने बता दिया, अपारदर्शी बता दिया। पारभासी भी एक होता है जिसमें आंशिक रूप से जो है प्रकाश गुजर जा सकता है, उसको कहा जाता है पारभासी। जैसे फिल्टर पेपर जो होता है एक पारभासी वस्तु होता है। ठीक है, तो इसका मतलब समझते रहिए। तो सूर्य जो है प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है, गलत है। सूर्य दीप्त है, वो अपने ही प्रकाश से चमकता है, स्वयं के प्रकाश से चमकता है। प्रदीप्त जो होता है जो दूसरे के प्रकाश से चमकता है। ठीक, तो यहाँ पर यही वाला जवाब सही हो जाएगा। ये भी गलत है। एक दीप्त वस्तु का उदाहरण लकड़ी का बक्सा अपने ही प्रकाश से नहीं चमकता। अस्पष्ट पारभासी यहाँ करा, अस्पष्ट कांच से बनी एक खाली बोतल एक पारभासी नहीं, अस्पष्ट कांच से बनी जो है पारभासी नहीं होगी, यह पारदर्शी होगी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, किस खेल स्पर्धा से संबंधित है? तो यहाँ पर हो जाएगा बास्केटबॉल।
विलियम जोन्स कप जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। अब जानते हैं एक बास्केटबॉल का फेडरेशन होता है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, फीबा। फीबा का मतलब समझते हैं, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल, ठीक है। तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल जो इसका संबंध होता है, बास्केटबॉल का जनक पूछा जाता है तो जेम्स नाई स्मिथ को बास्केटबॉल का जनक कहा जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 12 खिलाड़ी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और जिसमें किसी भी समय कोर्ट में 5 बास्केटबॉल खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। कोर्ट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, ठीक है। आइए जानते हैं कुछ कप और ट्रॉफी को, इसका संबंध किस खेल से है। तो जैसे देखिए यहाँ पर लिस्ट बना के दे दी गई है। टेनिस में डेविस कप जो है संबंध होता है टेनिस का पुरुष टूर्नामेंट। बिली जीन किंग कप महिला का टेनिस कप होता है। जूल्स रिमेट ट्रॉफी फुटबॉल का संबंधित होता है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। सुदीरमन कप बैडमिंटन से संबंधित है। स्वेथलिंग कप विश्व टेबल टेनिस पुरुष से संबंधित है। टुंकू अब्दुल रहमान कप एशियाई बैडमिंटन कप है। उबेर कप महिला बैडमिंटन कप है। विलियम जोन्स बास्केटबॉल बता ही दिया गया आपको। प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप जो होता है क्रिकेट से संबंधित है। इंदिरा कप पोलो से संबंधित है। ध्यानचंद अवार्ड जो दिया जाता है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। दिलीप ट्रॉफी जो होता है प्रथम श्रेणी का एक ट्रॉफी होती है। प्रथम श्रेणी की मतलब क्रिकेट के संबंधित ट्रॉफी होती है दिलीप ट्रॉफी। गुरु नानक देव गोल्ड कप जो होता है हॉकी से संबंधित है। महाराजा रणजीत सिंह कप ये भी हॉकी से संबंधित है। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। नेहरू कप नौका दौड़ से है। रंगा स्वामी कप जो होता है ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है। इसको आप लोग जानते रहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है, ठीक है। तो भारत के संविधान में निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है? इसका जवाब हो जाएगा 43B, ठीक है। अनुच्छेद 43B जो है यह सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। अब अनुच्छेद 43 क्या है? तो भैया अनुच्छेद जो है 43 एक प्रकार का राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, जो कि 36 से 51 तक आपका नीति निर्देशक तत्व शामिल है, ठीक है। तो इसमें जो है 43A में जो जोड़ा गया था, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य को कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं कि उद्योगों में जो है कैसे प्रबंध करना है, ये सभी जिम्मेदारी राज्य की है। श्रमिकों के बारे में भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य की है, ठीक है। और 39B में जो है सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा 43B। अगला प्रश्न देखते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। तो भारत के कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में और भी नेशनल पार्क हैं, जैसे कि अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये सभी जो हैं स्थित है कर्नाटक में। इसकी स्थापना जो की थी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की, वो 1974 में की गई थी। यह नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो पाया जाता है उसका एक हिस्सा है, ठीक है। आइए जानते हैं, ऑप्शन में तमिलनाडु भी दिया गया है। तमिलनाडु में जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में जानते हैं। तो मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, जिसको गुइंडी भी लिखा रहता है, राष्ट्रीय उद्यान, ये भी तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। उड़ीसा की बात करें तो सिमलीपाल और भीतरकड़िया राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, इंद्रावती, कांगेर घाटी, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान आपके छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब इसका विनेश फोगाट, ठीक है। ये पहली भारतीय एथलीट हैं जिनको लारियस स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया था।
लारियस स्पोर्ट अवार्ड क्या होता है? यह एक वार्षिक पुरस्कार समारोह है जिसमें पूरे वर्ष खेल की उपलब्धियों के साथ खेल की दुनिया से व्यक्तियों को टीमों में सम्मानित किया जाता है। मतलब व्यक्तियों और टीमों को दोनों को सम्मानित किया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। विनेश फोगाट जो है राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला पहलवान है। ठीक है, इनको जो है नामित किया गया था लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। धर्मांतरण को कम करने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन शुरू किया था कि जो हिंदू से इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले रहे हैं और ईसाईयत धर्म स्वीकार कर रहे हैं उनको कम करने के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की बात किया जाए तो उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवादी थे, इनके द्वारा ही ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ये जातिवाद के विरोधी थे। सती प्रथा का उन्मूलन इन्होंने किया था। ठीक है, और पश्चिमी शिक्षा की वकालत की थी राजा राम मोहन राय ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो है शिक्षा को जो है एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदर्शित करता है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया, जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लेना उनका अधिकार बनाया गया। ठीक है, तो 21 का के तहत ये जोड़ा गया था 2002 में। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है रबी की फसलें बोई जाती हैं। तो रबी की फसल जो बोई जाती है वो इसी समय यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, रबी की फसलों में जैसे कि आपका कौन कौन सी फसलें शामिल होंगी? गेहूँ, सरसों, राई, मटर, चना, ठीक है, इत्यादि। जो गेहूँ के जो इसी समय बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाएंगी और मार्च अप्रैल में काटी जाएंगी, उनको रबी की फसल कहते हैं। और ऐसी फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती हैं उनको कहा जाता है खरीफ की फसल। और जायद की फसल जो है मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं। ठीक है, इसको आप लोग जानते रहिए। अगला प्रश्न है भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो यहाँ पर स्पेस में भरना है। तो भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, इसका जो उद्घाटन किया गया था 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यह साधु बेट नामक नदी द्वीप पर स्थित है, गुजरात में स्थित है ये। ठीक है, नर्मदा नदी के केवड़िया कॉलोनी में स्थित है। इसके मूर्तिकार हैं राम बी सुतार। ठीक है, राम बी सुतार इसके मूर्तिकार हैं। किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह में शामिल होने के कारण वहाँ की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। 1931 के कराची अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ऑप्शन में महात्मा गांधी का नाम भी है, एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। इनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपिता जो है इनको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा उपाधि के रूप में दिया गया था। 1924 में इन्होंने कांग्रेस के बिलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, इतना चीज़ आप जानते रहिए। विनोबा भावे का नाम आया है, तो विनोबा भावे को आचार्य के नाम से जाना जाता है। भूदान आंदोलन प्रथम सत्याग्रही कहा जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में प्रथम विनोबा भावे को कहा जाता है। ठीक है, इनको जो है महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी कहा जाता है, विनोबा भावे जी को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता, स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे।
1956 में इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था, बौद्ध धर्म स्वीकार किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित है? तो यहाँ पर कौन सा टर्मिनल जो है प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, यहाँ पर नहीं है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अक्सर गलती यहाँ पे हो जाती है, जल्दबाजी में प्रश्न पढ़ने में नहीं देखा जाता। तो यहाँ पर सिडनी, योकोहामा, संघाई, ये तीनों जो है प्रशांत महासागर में स्थित हैं। और रियो डो जेनेरियो जो है, यह ऑप्शन जो है गलत है, और जो गलत है वही सही है, अर्थात सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रियो डी जेनेरियो जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। ठीक है, यह जो पाया जाता है अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। इसको गुआनाबारा की खाड़ी के पश्चिमी तट पर स्थिति इसकी पाई जाती है। गुआनाबारा की पश्चिमी जो खाड़ी पाई जाती है उसके पश्चिमी तट पर यह स्थित है। सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, और यह जो है तस्मान सागर के प्रवेश द्वार पर स्थित है। तस्मान सागर के प्रवेश द्वार पर स्थित है सिडनी बंदरगाह। ठीक है, योकोहामा जो है जापान में है, जो कि राजधानी टोक्यो के पास स्थित है। संघाई जो है यह प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है, जो कि पूर्वी चीन सागर में स्थित है। ठीक है, इसको जानते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां के नाम पर ... में एक प्राणी उद्यान के नाम का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो बताइए कहाँ पर जो है एक प्राणी उद्यान को मंजूरी दी गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा गोरखपुर। ठीक है, अशफाक उल्लाह खां जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। ठीक है, अभी इनके जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 121 करोड़ रुपए की लागत से इनके नाम पर प्राणी उद्यान बनाया जाएगा, जो कि गोरखपुर में। ठीक है, 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने की कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। अब बात करते हैं अशफाक उल्लाह खां के बारे में। तो यह जो है चौरी चौरा कांड में भाग लिया था इन्होंने, और साथ ही साथ काकोरी कांड में भी जो ये शामिल थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था उसके सदस्य थे, और जिसके कारण से इनको जो है फांसी दे दी गई थी फैजाबाद जेल में। ठीक है, फैजाबाद में इनको फांसी दे दिया गया था काकोरी कांड में शामिल होने के बाद। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ठीक है, इसको जानते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर स्वयं को गोली मार ली थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका इलाहाबाद। ठीक है, तो इलाहाबाद में जो है अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को जो ब्रिटिश सेना थी उनके द्वारा जब घेर लिया गया, जब इनके बंदूक में एक गोली बची थी, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को खुद को गोली मार लिए थे। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश के भावरा में हुआ था। 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ था। 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के भी ये सदस्य रहे थे। 1925 में ये काकोरी कांड में ये भी शामिल थे, जिसको काकोरी ट्रेन डकैती जिसको कहा जाता है। बाद में 1928 में इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, 1926 में वायसराय ट्रेन को उड़ाने के प्रयास में 1928 में ये साउंडर की हत्या में शामिल थे। ठीक है, दोनों जगह ये शामिल थे। साउंडर की हत्या जो कि 1928 में हुई थी, और 1926 में वायसराय का ट्रेन उड़ाने का प्रयास, इन दोनों जगह पर ये शामिल थे आपके चंद्रशेखर आज़ाद जी। इनके नाम पर अब अल्फ्रेड पार्क का नाम बदल करके आज़ाद पार्क कर दिया गया है प्रयागराज में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था? तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा 1905 में। लॉर्ड कर्जन के द्वारा विभाजन किया गया था बंगाल का 1905 में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी थी ढाका और पश्चिमी बंगाल की राजधानी थी कोलकाता। ठीक है, बाद में 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था, लेकिन विभाजन इसका 1905 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्जन के बारे में इतना जानते हैं, सबसे लंबे समय तक वायसराय के पद पर रहने वाला लॉर्ड कर्जन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ला लीगा शीर्षक से जुड़ा है? तो ला लीगा जो है
यह फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ला लीगा एक प्रकार का टूर्नामेंट है जो कि फुटबॉल से संबंधित है। कोलंबो कप जो है ये भी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, इसको जानते रहिए। और भी इससे जो है संबंधित है। रोवर्स कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। उबेर कप मैंने अभी आपको बता दिया कि बैडमिंटन में महिला जो बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है उसको उबेर कप कहा जाता है। पिछले प्रश्न में मैंने इसको करा दिया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान और रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा शोभना नायर। ठीक है, शोभना नायर को इन तीनों पुरस्कार मिल चुके हैं। शोभना नायर जो हैं ये एक नृत्यांगना है जो कि कथक डांस से संबंधित हैं। ठीक है, उनको जो है पद्मश्री मिल चुका है 1992 में, संगीत नाटक अकादमी मिल चुका है सन 2000 में, बिहार गौरव पुरस्कार भी मिल चुका है, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान भी मिल चुका है, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुका है। तो शोभना नायर का नाम याद रखिएगा। इनका संबंध है किस नृत्य से? कथक नृत्य से संबंधित है। ठीक है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाई आई एम ए हिंदू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वाई आई एम ए हिंदू नामक पुस्तक के लेखक हैं राजनीतिक जो है प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ हैं ये शशि थरूर जी। ठीक है, शशि थरूर के द्वारा इसको 2018 में लिखी गई थी वाई आई एम ए हिंदू। ठीक है, इस पुस्तक में हिंदू धर्म के इतिहास और उसके मूल सिद्धांतों के साथ साथ भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक विकास के बारे में इसमें लिखा गया है जो धर्म से संबंधित है। ठीक है, और वे अपने आप को स्वयं धार्मिक विश्वासों को स्पष्ट करते हुए सारी चीज़ों को इसमें प्रकाश डाला है। शशि थरूर जी जो कि कांग्रेस से जो है तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं। वाई आई एम ए हिंदू। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शांताराम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? ठीक है, तो शांताराम जो है यह ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। 2003 में यह प्रकाशित हुआ था। यह जो है बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड पर आधारित उपन्यास है। ठीक है, 1903 के समय में जब बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड का शासन चल रहा था उस समय उस पर इन्होंने प्रकाश डाला है शांताराम नामक उपन्यास में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बेसिक समूह का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राज़ील, चीन, केन्या, दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर केन्या हो जाएगा सही जवाब। तो 28 नवंबर सन 2000 को ये बेसिक ग्रुप बनाया गया था। इसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और चाइना। ठीक है, 4 देश इसमें शामिल हैं। यह ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए आवश्यक पैमाने पर धन जुटाने और हस्ताक्षर करने के लिए इसका जो है स्थापना किया गया था और यह कोपेनहेगन समझौते में इसका गठन किया गया था 2009 में। ठीक है, इसको आप लोग जानते रहिए। एक ब्रिक्स है। ब्रिक्स में वर्तमान में जो है सदस्य देशों की संख्या हो गई है, टोटल में सदस्य देशों की संख्या हो गई है 10। अभी 5 नए देश इसमें शामिल हुए हैं। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका और अभी 5 नए देश शामिल हुए हैं। तो वहाँ पर टोटल संख्या हो गई है 10 और बेसिक में 4 देश शामिल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो बस आज के 20 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं। 20 प्रश्न मैंने आपके कंप्लीट कर दिए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए, अपने मित्र यार के पास, ताकि उनकी भी तैयारी बेहतर हो पाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।